हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम IMU CET 2027 के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप 12th में हो, 11th में हो या कौन से भी क्लास में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो IMU CET के थ्रू ऑफिशियल लेवल पे, या आपने ड्रॉप लिया है 12th के बाद मर्चेंट नेवी के लिए, अभी आपको पता चला है मर्चेंट नेवी के बारे में, तो IMU CET एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। IMU के थ्रू कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, प्रिपरेशन कैसे करना है, और आपको अभी कितना रैंक के लिए टारगेट करना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे आज। तो बेसिकली IMU CET ना एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए JEE रहता है, डॉक्टर और मेडिकल फील्ड के लिए नीट रहता है, वैसे अगर मर्चेंट नेवी में आपको ऑफिसर लेवल पे जाना है तो IMU CET एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और उसके रैंक के हिसाब से आप अपने कोर्सेस में कॉलेज चूज कर सकते हो, है ना। तो IMU CET की एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो सबसे पहले आपका 12th में साइंस मैथ्स होना चाहिए, PCM सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और PCM ये तीनों में 60% से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 60% का क्राइटेरिया है PCM। और आपके 10th या तो 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए। आई रिपीट वापस से कि जो 12th आपका एग्रीगेट होता है वो 60% नहीं बोल रहा हूँ मैं, PCM में सिर्फ 3 सब्जेक्ट में 60% से ज्यादा होने चाहिए, और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में आइदर इन 10th और आइदर 12th मोर देन 50% होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, और आपकी मिनिमम एज जो 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल तक आप मर्चेंट नेवी IMU CET के थ्रू आप दे सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। बाकी SC ST के लिए वो सब के लिए रिलैक्सेशन है 2 साल के, 3 साल के। फिलहाल मैं जनरल पे फोकस कर रहा हूँ। तो अभी आ जाते हैं कोर्सेस में। सर, IMU CET एग्जाम देने के बाद कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो? देखो, आपको यहाँ पे 3 कोर्सेज मिल जाओगे। DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। DNS जो होता है 1 साल का कोर्स होता है, BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है, और BTech मरीन इंजीनियरिंग है, ये 4 साल का कोर्स होता है। DNS के थ्रू आप टेक साइड जाते हो, BSc के थ्रू टेक साइड जाते हो, BTech के थ्रू आप इंजन साइड जाते हो। तो IMU CET के बाद भी आपको डिसाइड करना रहता है, बेसिकली डिसाइड कि अगर आपको इंजन साइड जाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, मरीन इंजीनियरिंग BTech करने का। अगर आपको टेक साइड जाना है, मोस्ट ऑफ बच्चे टेक साइड के पीछे पड़े रहते हैं, तो उनको DNS और BSc के 2 ही ऑप्शन रहते हैं। DNS 1 साल का रहता है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी रहती है। एक स्पॉन्सरशिप का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं स्पॉन्सरशिप का एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और बाकी BSc जो है, आपको रैंक के हिसाब से IMU CET में आपको अच्छी रैंक आई तो अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, जैसे IMU कैंपस है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छी हैं, जैसे तुलानी है। खैर, BSc का एक डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी अच्छी कॉलेजेस हैं जो आपको टारगेट करनी चाहिए। बाकी BTech मरीन जो लास्ट में है उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे IMU कैंपसेस है। IMU कैंपस क्या होते हैं मैं पहले बता देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जैसे इंजीनियरिंग देते हैं हम, JEE एग्जाम रहता है ना। उसके बाद आपको JEE के बाद IIT एडवांस भी रहता है। उसके बाद अगर किसी को IIT मिल गई, है ना, बोलते हैं ना IIT IIM, वैसे मर्चेंट नेवी में IMU उसको बोलते हैं, ऐसा मतलब बेसिकली इनको कंसिडर किया जाता है कि गवर्नमेंट के अंदर, बट इनकी भी फीस इतनी कम रहती है, कंपैरेटिवली कम रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, BSc की IMU कैंपस की फीस आपको लाइक 9 लाख के अराउंड मिल जाएगी, और BTech में 11 लाख फीस रहती है 4 साल की। तो ये सिनेरियो रहता है, बट कंसिडर किया रहता है IMU कैंपस को थोड़ा अच्छा। कुछ कैंपस बहुत अच्छे हैं, कुछ थोड़ा कम प्लेसमेंट रहता है, तो वो भी एक डिफरेंट वीडियोस में हम पूरा क्लियर करेंगे। आई होप आपको DNS, BSc, BTech में तीनों में हम जा सकते हैं IMU के रैंक कार्ड के थ्रू, वैलिड रैंक कार्ड के थ्रू। इसमें मैटर नहीं करता कि आपकी इतनी रैंक आई है, वो तो काउंसलिंग में हमें पता चलता है कौन सी कॉलेज हमें मिली है विद द हेल्प ऑफ आवर रैंक। अभी आ जाते हैं वापस से। IMU का जो फॉर्म है वो फरवरी में आता है, साल में एक बार रहता है। अभी 2027 का फॉर्म आएगा आपको फरवरी में, और एग्जाम रहेगा मई में। लास्ट 2 साल से मई में एग्जाम है, और एग्जाम होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको सेंटर मिलते हैं,
और उस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना रहता है पर्टिकुलर डेट पे। अभी आ जाते हैं भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है IMU CET का। तो क्लियर दिख रहा होगा आई गेस आपको, इमेज नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है ना। देखो IMU CET में होता है मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जीके एंड एप्टीट्यूड। देखो PCM तो आपके 12th वाला ही आता है पूरा, और मैथ्स 50 मार्क का रहता है, 50 क्वेश्चन, फिजिक्स 50 मार्क का रहता है, इंग्लिश 40 मार्क का रहता है, केमिस्ट्री 20 मार्क रहता है, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड जो रहता है वो 40 मार्क का रहता है। जनरल एप्टीट्यूड आपने अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो एप्टीट्यूड मालूम रहता है, जो इसमें भी बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी जीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैरीटाइम जीके के रिलेटेड कोई पोर्ट पूछ लिया, सबसे बिजी पोर्ट का है, और ओशंस के बारे में पूछ लिया, कुछ भी जीके के इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मोड ऑफ एग्जाम मैंने आपको बता दिया, CBT रहता है, 3 घंटे का पेपर रहता है और 200 टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 200 मार्क्स रहते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट किया तो +1 रहेगा, अगर नेगेटिव किया तो -0.25 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहती है, अनअटेम्प्टेड का कोई नहीं, और मीडियम इंग्लिश रहता है। तो ये था ओवरऑल पैटर्न एग्जाम का। अभी आ जाते हैं भाई की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो अगर आप 11th-12th में हो ना, 11th-12th में हो तो आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करो। 11th के जो कंसेप्ट है उन पे फोकस करो, 12th पे फोकस करो। 12th में अच्छा टारगेट करो कि आपका एग्रीगेट 80% से ज्यादा बने, क्योंकि जितना अच्छा PCM और एग्रीगेट रहेगा आपका बहुत फायदा है DNS में स्पॉन्सरशिप के टाइम, है ना। तो अगर आप 11th-12th में हो तो उस पे फोकस करो आप अपने इस पे बोर्ड्स पे, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है तो साइड में एक बुक मंगा सकते हो IMU CET की, जो भी अच्छी लगे आपको IMU CET की बुक, वो साइड में आप आधा 1 घंटा डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहेंगे। MCQs टाइप रहते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं IMU CET में, और आपके बोर्ड्स में कैसे रिटर्न वाले रहते हैं ना, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस डिफरेंट रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग रहता है, मतलब कैसे क्वेश्चंस को हम अटैक कर रहे हैं, मतलब कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो थोड़ा अलग रहता है। तो इसका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। आप एक बुक मंगा सकते हो, डेली आधा 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, 12th आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी बुक मंगा सकते हो। खैर हमारी बुक भी है Amazon और Flipkart पे, दोनों पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी। आप Amazon पे जाओगे, IMU CET बुक लिखोगे तो आप Amazon पे जाओगे, बुक Amazon पे भी अवेलेबल है, Flipkart पे भी अवेलेबल है। ये बुक है, आपको मिल जाएगी, आप घर पे मंगा के पढ़ सकते हो। ये देखो सर का फोटो भी है इसमें। तो अगर आप 12th में हो, आपके बोर्ड्स में बिजी हो, तो एक बुक मंगा के आप आराम से घर पे प्रिपरेशन कर सकते हो सीरियसली, और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बहुत जन ने किया है जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं। खैर जो स्टूडेंट वीक हैं, जिन्होंने 12th कर लिए, अभी ड्रॉप ले रहे, या लास्ट टाइम IMU CET दिया था और उनको लगता है कि खुद से उनके लिए नहीं हो पाएगा, तो वो कंसिडर कर सकते हैं कोई कोचिंग ज्वाइन करने का। हमारी तो कोई कोचिंग है नहीं बेसिकली, बट बहुत सारे इंडस्ट्री में भी हैं जो मर्चेंट नेवी फील्ड में, वो लोग खुद कोचिंग रन कर रहे हैं, तो उनको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट है कि कौन सी कोचिंग करना चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये पूछ सकते हो आपको कौन सी अच्छी है क्या है, तो हम वो थोड़ा गाइड कर देंगे आपको। और उसके बाद आ जाते हैं कि भाई रैंक्स कितना टारगेट करें IMU CET में। देखो IMU CET में ना आपको रैंक कैसे डिवाइड होता है पहले मैं बताता हूँ। समझ लो 200 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स है। अगर आप 170 अबव करेक्ट करके आते हो ना, मतलब 170 मार्क्स आ रहे हैं, तो समझ जाओ आप टॉप 10 में हो। 170 मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉप 10 में हो। अगर आप 100 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आप 3000 के ऊपर रैंक में हो। मतलब मैं पिछले साल के डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और रैंक कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको बता दूं। जैसे 2 स्टूडेंट है, उन्होंने 100 मार्क्स, उनके दोनों को 100 मार्क्स आए, तो फिर उनका चेक होगा कि एज किसकी कम है। जिसकी एज कम है उसको रैंक दे देंगे, अच्छी रैंक, मतलब जो कम वाली रैंक दे देंगे। जिस किसी का फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स आए, फिर किसी के मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो टैली करेंगे और जो उसका ज्यादा अच्छा रहेगा उसको कम मार्क्स रैंक दे देंगे और उसको नेक्स्ट रैंक दे देंगे। तो वैसा रैंक कैलकुलेट होता है। अगर आप DNS के लिए जा रहे हो तो कम से कम 3, 4, 5, 6 हजार भी रैंक आ रहा है तो मोर देन इनफ है। प्लस स्पॉन्सरशिप ज्यादा मैटर करती है। स्पॉन्सरशिप का बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। स्पॉन्सरशिप का एक अलग एग्जाम रहता है, उसका इंटरव्यू रहता है। मल्टीपल कंपनीज अपना स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकालती है, उनका भरना रहता है। स्पॉन्सरशिप के फॉर्म भी जनवरी-फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे IMU CET का फॉर्म आता है। तो खैर वो डिफरेंट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। और ये था, अगर आप BSc BTech के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको IMU CET को एकदम अच्छा रैंक लाने की कोशिश करना है, कि BSc की
जो काउंसलिंग में आईयू में कैंपस है, अगर उसमें जा रहे हो तो उसमें रैंक बहुत तगड़ा चाहिए भैया, आपको 3 डिजिट के अंदर रैंक चाहिए। जनरल वालों के लिए तो बहुत मारामारी रहती है क्योंकि सीट्स कम रहती है, आईयू कैंपस भी बहुत कम है, तो उसके लिए आपको अच्छा रैंक के लिए टारगेट करना है बीएससी बीटेक के लिए। और आपको क्या डाउट है, क्या पूछना है, नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए, कमेंट में लिख देना और हमें बताइए ये टाइप ऑफ वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ये विजुअल में जो थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा डिटेल में लेके आ रहे हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं, थोड़ा फीडबैक दीजिए। और अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए।